सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी निहारिका पाठ्य पुस्तक से पाठ 8 शीर्षक है वीर गुलाब सिंह पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ समझते हैं। आग्रह, आग्रह का अर्थ होता है प्रार्थना करना। दुलारा अर्थात प्रिय, सबसे जो प्यारा होता है ना उसे दुलारा कहते हैं। जुलूस अर्थात शोभा यात्रा। अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, इसे हम क्या कहेंगे? अनंत। किलकारी अर्थात हर्षपूर्वक जोर से आवाज करना। क्रांति का अर्थ होता है आमूल परिवर्तन, है ना। मतलब क्रांति का अर्थ क्या है? बदलना, परिवर्तन होना, है ना। तो चिरंतन, चिरंतन, चिर अस्थायी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शब्दों के अर्थ को समझेंगे और उसे याद करेंगे। चलिए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ का विषय है, आज हम वीर गुलाब सिंह पढ़ने जा रहे हैं, है ना। पाठ का विषय है सुभद्रा कुमारी चौहान, हिंदी साहित्य की प्रख्यात लेखिका थी। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इनकी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो हिंदी साहित्य की बहुत ही प्रख्यात मशहूर लेखिका हैं थी। इस अध्याय में उन्होंने एक भाई की स्वतंत्रता के प्रति भावना की बड़ी ही सजीव शब्द चित्र किया है। इस पाठ में, इस अध्याय के माध्यम से उन्होंने एक भाई की स्वतंत्रता, आजादी के प्रति जो भावना है उसे एक सजीव, मतलब बिल्कुल जीवित शब्द चित्रित किया है। अपने शब्दों से उनकी जो भावना है, मन की भावना है आजादी के प्रति, स्वतंत्रता के प्रति उस भाई की, तो उसे यहाँ पे हमें दिखाने की कोशिश किया है। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, अब हम अमर अनंत की कहानी कहने चले हैं। तब एक दिन और एक ही तारीख पकड़कर क्यों चले? उसके घर में पिता थे, माँ थी, बहन थी, वह सारे घर का दुलारा था। तो यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान लिखती हैं कि उनके घर में कौन कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान के घर में नहीं, यहाँ पे जिसके बारे में लिखा गया है ना, इस वीर गुलाब सिंह के बारे में, तो उनके घर में कौन कौन थे? उनके पिता थे, माँ थी और एक बहन थी, और जो भाई था वह सबका क्या था? प्रिय था, दुलारा था, सबसे प्यारा था। तो एक दिन की बात है, वह बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी सी बहन से ना सहा गया। बहन का मन ना माना, वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिलाने चली भैया को। यह बात और है कि उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह खिला ही चुकी थी। तो यहाँ पे एक परिवार में माता पिता और बहन और उसका एक प्यारा भाई था, है ना, जो सबका दुलारा था। वह एक दिन बीमार पड़ जाता है और माँ उसका खाना पीना बंद कर देती है, और उसे लेकिन फिर भी कुछ खाने को मन करता है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं तो हम सादा भोजन करते हैं, फालतू चीज़ें नहीं खाते हैं। तो इस प्रकार से उसका भाई का जो मन था कुछ खाने को कर रहा था, लेकिन उसकी माँ उसे खाने नहीं दे रही थी, है ना। तो यही चीज़ देखकर उसकी जो बहन थी वो उसका मन नहीं मानता है और चना और गुड़ चुरा कर ले आती है और अपने भाई को खिला देती है। लेकिन खिलाने के बाद में उसका भैया का बुखार जो था बढ़ गया था, लेकिन उसका यह प्यार था, है ना। पर वह खिला ही चुकी थी अपने भाई के थोड़े से संतोष के लिए, वह माँ बाप का गुस्सा सहने को तैयार थी, पर भाई ने भी वह गुड़ चने की बात किसी को ना बताई, और बहन बताती ही क्यों। खैर, किसी तरह रोग बढ़ते बढ़ते खत्म हो गया। तो इस प्रकार से जब भाई को कुछ खाने का मन कर रहा था तो बहन चने और गुड़ चुरा कर लाती है और भाई को खिलाती है। खिलाने के बाद में उसका बुखार तेज भी हो जाता है, लेकिन वह अपने माँ बाप का गुस्सा सहने के लिए तैयार होती है। लेकिन उसका भाई जो था वह अपने माँ बाप को उसके बारे में नहीं बताता है कि इसने मुझे गुड़ और चने खिलाए हैं। फिर किसी तरह से उसकी जो बीमारी थी वह खत्म हो जाता है ना, रोग चला जाता है, और बहन के प्रेम की बात उसे सदा के लिए उसके मन में छप जाती है। तो ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की
माँ की, पिता की उसके मन पर छपी थी, पर कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों में आंसू और मन के रंग उसके अंतस पर छपी तस्वीरों को ना धो सके, ना धुंधला सके। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी बातें थी उनके माता पिता बहन की, जो प्रेम की जो छाप छपी हुई थी उसके मन में, ऐसी बहुत सारी बातें थी ना। वह उनसे लड़ता झगड़ता भी था, पर आंखों में आंसू और मन के रंग उसके जो अंतरात्मा थी, यह तस्वीर उसको धुंधला नहीं कर सकी थी। तो एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए मनों में भी नई जान आ गई। एक हवा ऐसी होती है जो मुरझाए हुए पौधे में भी ताजगी ला देती है, जो मुर्दा मन मनुष्यों में नई उमंग भर देती है। यह उमंगों वाली हवा थी। भारी जुलूस निकला, कौमी झंडे का जुलूस था वह, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकले, झंडा ना निकले। शहर में आतंक छा गया, बड़ा जालिम था वह बादशाह। तो इस प्रकार से एक दिन ऐसा होता है कि वहां पे एक भारी जुलूस निकलता है ना, और उस जुलूस में कौमी झंडे का जुलूस था, लेकिन वहां पे का जो बादशाह था उसका हुक्म था कि जुलूस ना निकला जाए, है ना, और झंडा ना निकले। और शहर में इस प्रकार का उसका आतंक छाया हुआ था, क्योंकि वह जो बादशाह था बड़ा ही जालिम था। बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई से बहन ने कहा। बहन क्या कहती है उसने सुन लिया। बहन फिर बोली, कौन है यह बादशाह। भैया ने कहा, होगा कोई। फिर पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। भाई कटुता के स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। तो इस प्रकार से जब जुलूस निकलने की बात उन्होंने सुनी, तो उसके मन में एक मुरझाए हुए पौधों में जैसे जान आ जाती है, तो इस प्रकार से उसके मन में भी उमंग जाग जाता है ना। लेकिन बादशाह का हुक्म था कि जुलूस ना निकाला जाए, और वह बादशाह जो था बड़ा ही जुल्मी था, उसका आतंक लोगों पे छाया हुआ था। लेकिन इस बात को सुनकर उसकी जो बहन थी वह कहती कि क्यों ना निकले, है ना, क्यों नहीं निकलेगा, वह बादशाह कौन है, क्यों नहीं निकलेगा जुलूस का झंडा। इस प्रकार से बातें बना रही है। तो उसका भैया जो है वह भी उसका साथ देता, कहता है कि कौन है यह बादशाह, है ना। उसकी बहन बोलती कि कौन है यह बादशाह, इस प्रकार से बातें बना रही है। तो भैया ने कहा, होगा कोई। फिर पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। तो इस बात को सुनकर उसका जो भाई है कड़वे स्वर में कहता है कि हमारा देश बादशाह का जो गुलाम है ना। तो जुलूस निकले, झंडा निकले, यह उत्तर था, यह निश्चय। झंडे की तैयारी होने लगी। बहन ने अपनी पुरानी ओढ़नी फाड़कर झंडे का कपड़ा बना दिया। तो जब उसका भाई कहता है कि हमारा देश जो है यह बादशाह का गुलाम है, इसलिए लोग ये वो नहीं निकाल रहे हैं ना, जुलूस नहीं निकाल रहे हैं, झंडे नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन उस जो उसकी बहन थी, उसका जो मन का जो बात था वह निश्चय था, और वह झंडे निकालने की तैयारी करने लग जाती है। अपनी जो पुरानी ओढ़नी होती है उसे फाड़कर वह झंडा बना लेती है, और भाई ने अपने खेलने के डंडे में उसे बांधा। रंग भी लाल पीले चढ़ गए। तो इस प्रकार से लाल पीले रंग की चुनरी थी जो उसका भाई का एक खेलने का डंडा था, उसमें उसे झंडा बनाकर तैयार कर लेता है। अब भाई झंडा लेकर चला। अरे भाई कहाँ चाहते हो, हम भी साथ चलेंगे, बहन का आग्रह था। पर बहन बड़ी दूर जाना है, तुम थक जाओगी। नहीं भैया, जुलूस कौन बनाएगा, तुम झंडा उठाना, मैं जुलूस बनाकर चलूंगी पीछे पीछे। तो इस प्रकार से बहन मन में निश्चय कर चुकी थी कि जुलूस तो जरूर ही जाएगा और झंडा जरूर ही निकलेगा, है ना। तो वह अपने पुराने ओढ़नी को, लाल पीले रंग की जो ओढ़नी थी उसे फाड़कर झंडा बना लेती है अपने भाई के खेलने के डंडे में, और वह भी साथ में जाने के लिए कहती है कि भाई मैं भी चलूंगी। आग्रह का अर्थ होता है बोलना, है ना, कहना। तो वह कहती है कि मैं भी चलूंगी, पर भाई कहता है कि बहन बहुत दूर जाना है, तुम थक जाओगी, सो तुम नहीं जाओ, है ना। तो वह कहती है कि नहीं, तुम झंडा पकड़ना और मैं पीछे जुलूस पीछे पीछे बनाकर चलूंगी। नहीं रानी, तुम जुलूस में नहीं आ सकती, तुम एक काम करो, मुझे रोली का तिलक और अक्षत देकर विदा करो। कोई राजकुमार भाई को विदा करती है। राजकुमारी, हाँ राजकुमारी। तो इस प्रकार से जब बहन आग्रह करती है कि मैं भी चलूंगी, तो उसका भाई उसे मना करता है, कहता है कि नहीं रानी, तुम जुलूस में नहीं आ
पहना सकती हो ना, लेकिन एक काम ऐसा करो कि तुम मुझे रोली का तिलक करो, अच्छत लगाकर विदा करो, जैसे एक राजकुमार को उसका भाई विदा करता है। तो बहन खुशी की किलकारी के साथ ताली दी और दौड़कर एक थाली में थोड़े से चावल सजा लाई, एक दिया जलाकर रख लाई। भाई की आरती जो उतारनी थी। बहन को आरती उतारना बहुत भाता था। मुंह के आसपास घुमाती थाली की दियों की लौएं चांद सूरज सी प्रभा मंडल बना देती हैं। देवताओं के मुंह के आसपास उसने चित्रों में प्रभा मंडल देखा था, वैसा ही गोल गोल उजाले का घेरा वह अपने भाई के मुंह के आसपास चमकता हुआ देखना चाहती थी। तो जब भाई के आग्रह पर कहता है उसका भाई कि मुझे रोली तिलक से और अच्छत से विदा करो, चंदन लगाकर और अच्छत से विदा करो, तो वह खुशी की मारे ताली बजाती है और झट से थाली में रोली, चंदन और अच्छत और दिए सजाकर ले आती है और उन भाई की आरती उतारने लग जाती है। तो जब आरती उतारती है तो उसे देखते समय जो दिया जल रहा था उसकी प्रभा से उसे जैसे लग रहा था हम भगवान को चित्रों में देखते हैं ना, उनके सर के बगल में गोल चक्र बना हुआ होता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे दिए की जो लौ थी तो सूरज चांद की प्रभा मंडल बना रहा था ना, उसकी जैसी छवि वहाँ पे बन रही थी उसके भाई के आगे, उसको महसूस कर रही थी। तो और उसे उस तरह से ही देखना चाहती थी कि मेरा भाई एक देवता है और उसके चारों तरफ वह दिए की जो लौ है वह चांद सूरज की प्रभा मंडल की तरह बिखरी हुई है ना, चारों तरफ से घेरी हुई है। तो इस प्रकार से बहन उसकी आरती उतार रही है। बहन ने मुस्कुराते हुए पर गंभीरता से भाई के माथे पर रोली का तिलक लगाया, चावल बिखराए, आरती की और पान की बीड़ा खाने को दिया। वह छोटा सा बीड़ा बनाकर भी ले आई थी। पगली ने सुन रखा था कि राजकुमारियां वीर की विदाई के वक्त पान का बीड़ा भी देती हैं। तो इस प्रकार से जब आरती उतारती है, रोली लगाती है, रोली का तिलक करती है, चंदन का तिलक करती है और अच्छत छिड़कती है, तो साथ में एक पान का बीड़ा भी बना के लाती है ना। उसे किसी से सुना होगा या देखा होगा, सुना होगा कि जब राजकुमारियां अपने भाई को विदा करती है तो मुख में पान का बीड़ा भी खिलाती है, तो वह अपने भाई को पान का बीड़ा भी खिलाती है। भाई ने बहन के पैर छुए और विदा ली। बहन ने भाई के सिर पर हाथ फेरे और बलैया ली। अब वह झंडा लेकर चला और इस प्रकार से फिर भाई अपने बहन का पैर छूता है और वहां से विदा लेता है। और उसकी जो बहन थी अपने भाई के सर पे हाथ फेर कर बलैया लेती है और उसका भाई जो है झंडा लेकर आगे चला जाता है। बहन दरवाजे पर खड़ी देखती रह गई। कहानियों की राजकुमारियां, राजकुमार, भाई इसी तरह विदा करती थी। बहन जो है दरवाजे पे खड़ी है और मन में सोच रही है कि जो राजकुमारियां हैं अपने भाई को इसी तरह विदा करती हैं। दूर तक भाई के लहराते हुए झंडे को जाते हुए देखती रही। वह बहुत दूर जाने पर बादशाह के सिपाहियों ने झंडे वाले को रोका। वह नहीं रुका और बादशाह के सिपाहियों ने गोली चला दी। वह गिरा, झंडा उसके हाथ में था। तो चूंकि बादशाह बहुत ही लोगों को पता था कि बहुत ही जुल्मी है और जब वह उसका भाई झंडे लेकर बाहर निकलता है तो उसे वहाँ के जो सिपाही थे उसे रोकते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता है और गोली मार देता है ना। गोली मारता है लेकिन उसके हाथ में वह जो झंडा था उसके हाथ में ही था। गोलियां चल जाने पर किसकी हिम्मत थी कि सड़क पर जाता और घायल को संभालता, पर बहन ने उसको गिरते देख लिया था। ना जाने क्यों उसका दिल पहले से ही कुछ धक धक कर रहा था। वह दौड़ पड़ी, अकेली दौड़ती हुई जा पहुंची। भाई खून से लथपथ पड़ा था, पुकारा भैया। और इस प्रकार से बहन दरवाजे पर खड़ी होकर उसे देख ही रही थी कि भाई यह जो झंडा है लहराते हुए लेकर जा रहा है। तभी गोली की आवाज़ सुनाई देती है और वह दौड़कर अपने भाई के पास पहुंचती है। क्योंकि गोलियों की आवाज़ सुनकर कोई लोग भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आता है, लेकिन बहन दौड़कर जाती है और अपने भाई को पुकारती है। वह खून से लथपथ पड़ा है और अपने भाई को पुकार कर कहती है भैया। भाई के प्राण मानो यह अमृतवाणी सुनकर लौट पड़े।
जब उस भाई को गोली लग जाती है और पीछे से बहन की आवाज़ सुनकर, भैया शब्द सुनकर सुनता है तो उसके मन में एक जिज्ञासा जाग आता है, जैसे लगता है उसके शरीर में फिर से प्राण आ गया, मतलब वह फिर से जीवित हो गया, उमंग आ गया, है ना। बोला तू आई या झंडा ले। बहन ने झंडा ले लिया पर भाई चला गया। बहन रोई पर झंडा हाथ में लिए रही। बादशाह के सिपाही मानो गढ़ जीत कर चले गए। अब बहुत से लोग आए, अर्थी उठी, आगे भाई की बहन वहीं झंडा लिए चल रही थी। बादशाह का हुक्म था जुलूस नहीं निकलेगा, पर जुलूस निकला, झंडा भी निकला। तो इस प्रकार से भाई के प्राण चले जाते हैं और उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता है, लेकिन बहन अपने भाई को मरा हुआ जानकर रोती है, लेकिन वह उसके हाथ से झंडा लेकर वह चलती ही रहती है ना। उसके हाथ से वह झंडा नहीं उतरता है, नहीं गिरता है, जैसे कि मानो बादशाह ने उसे जीत लिया हो, है ना। अब बहुत से लोग फिर बाद में आते हैं, अर्थी उठाते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है और उसे लेकर जाते हैं चार कंधे पे, तो उसे अर्थी कहते हैं। तो इस प्रकार से उसकी अर्थी को उठाते हैं और भाई आगे उसकी जो भाई की जो बहन है वह झंडा लिए आगे आगे चल रही है ना। और बादशाह का हुक्म था कि जुलूस नहीं निकलेगा, लेकिन फिर भी वह जुलूस निकालती है और झंडा लहराती है। यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं। यह फ्रांस की राज्य क्रांति की हो सकती है। यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है कि यह कहानी कहाँ की है, किसकी है, हम क्या बताएं। यह हो सकता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति की हो सकती है, यह रूस की राज्य क्रांति की हो सकती है, या हिंदुस्तान की सन 42वीं क्रांति भी हो सकती है। तो इस तरह के जो भाई और बहन का प्रेम है, उस टाइम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए विदेशियों का हमारे देश में आक्रमण था, उनका शासन चल रहा था, है ना, मुगलों का शासन चल रहा था, तो उनसे अपनी आज़ादी पाने के लिए इस प्रकार के विद्रोह हो ही रहे थे, क्रांति हो रही थी। तो यह कहानी जो है वह फ्रांस की भी राज्य की क्रांति हो सकती है, रूस की भी क्रांति हो सकती है, या हिंदुस्तान के सन 42 की भी क्रांति हो सकती है, ऐसा लेखिका कह रही है, क्योंकि यह घटना चिरंतन है। ठीक है, चिरंतन का मतलब क्या अर्थ मैंने बताया, चिरस्थायी। अनंत है, अनंत का अर्थ जिसका कोई अंत नहीं है। यह जैसे पेरिस में, मॉस्को में, वैसे जबलपुर में हो सकती है। तो इस प्रकार की क्रांति कहीं भी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम मुगलों का, विदेशियों का हमारे देश पे शासन था। तो उससे छुटकारा पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए इस प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। जबलपुर में तो क्या, उस वीर बालक का नाम था गुलाब सिंह, हो सकता है। तो इस जबलपुर में इस बालक का नाम क्या था, वीर गुलाब सिंह हो सकता है, ऐसा लेखिका कह रही है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में एक भाई के मन में जो स्वतंत्रता के प्रति भावना है, उसे लेखिका ने बड़े ही सजीव शब्द से चित्रित किया है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।